मुल्तान की तारीख की बात करें तो 327 कब्ल मसीह में जेहलम और गुजरात की फतह के बाद सिकंदर की फौज थकावट की वजह से मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन सिकंदर ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, उन्हें दौलत का लालच दिया, जरखेज जमीनों पर कब्जे की उम्मीद दिलाई। ये फौज मुल्तान की तरफ बढ़ी। यहाँ मिलवई कौम आबाद थी जिनकी शुजात और बहादुरी की दास्तानें फैली हुई थीं। जब सिकंदरी अफवाज मुल्तान पर हमला आवर हुई तो इस कौम ने डट कर मुकाबला किया। इस मुहिम के दौरान सिकंदर की कमर में तीर लगा जो रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो गया। हुक्मा की कोशिशों के बावजूद ये तीर ना निकल सका। इस पर उन्होंने तीर का कुछ हिस्सा काट दिया ताकि सिकंदर जंग जारी रख सके। ताहम कुछ दिनों बाद मुल्तान फतह हो गया। यहाँ यूनानी फौज ने अपने बादशाह के जख्मी होने का भयानक इंतकाम लिया कि शहर में किसी को जिंदा ना छोड़ा। इस्लामी तारीख की बात की जाए तो मुल्तान को सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया और इस्लामी सल्तनत छोटी बुनियाद रखी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद 997 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान को फतह करने के साथ मुल्तान को भी फतह किया और इसे अपनी हुकूमत में शामिल किया। 571 हिजरी बमुताबिक 1175 ईस्वी में सुल्तान शहाब अल-दीन मोहम्मद गौरी ने खुसरो मुख को शिकस्त देकर मुल्तान पर कब्जा कर लिया। सुल्तान गौरी के बाद बेशुमार खानदानों ने इसको अपना पाया तख्त बनाए रखा, जिनमें खानदान गुलामा, खानदान खिलजी, खानदान तुगलक, खानदान सादात, खानदान लोधी और फिर मुगलिया सल्तनत के हुक्मरानों तक। मुल्तान मुस्लिम सल्तनत का हिस्सा रहा। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने मुल्तान पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में रहा। आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। मुल्तान की तारीख में क़ला मुल्तान की बहुत अहमियत हासिल है। मुल्तान की तारीख बहुत पुरानी है। इसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। बहुत से शहर आबाद हुए मगर गर्दिश अयाम का शिकार होकर सफ़ा हस्ती से मिट गए, लेकिन शहर मुल्तान हज़ारों साल पहले भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। मुल्तान को सफ़ा हस्ती से ख़त्म करने की कोशिश करने वाले सैकड़ों हमला आवर खुद नीस्त व नाबूद हो गए। आज उनका नाम लेवा कोई नहीं, मगर मुल्तान आज भी अपने पूरे तक़द्दुस के साथ जिंदा है। मुल्तान के बारे में जिस हस्ती ने ये लाफानी शेर कहा वो हस्ती खुद किया थी। इसका अपना मकाम और मर्तबा किया था और उसने इंसानियत के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दे। इस बात की तफसील के लिए एक मजमून नहीं बल्कि कई कुतुब की ज़रूरत है। हज़रत बहाउअल्दीन ज़िक्रिया की शख्सियत और खिदमात बारे कुछ किताबें मार्केट से तो मिल जाती हैं, मगर उनमें मज़कूर मज़ामीन की हैसियत सतही है। ज़िक्रिया को नए सिरे से जाने और नए सिरे से दरियाफ्त करने की ज़रूरत है। गौस अल-आलमीन शेख अल-इस्लाम हज़रत बहाउअल्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी 27 रमज़ान 566 है। हज़रत मखदूम वजी अल-दीन मोहम्मद गौस के यहाँ पैदा हुए। सगीर सुनी में वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। यतीमी की हालत में तालीम और तरबियत के मराहिल तय हुए और ऐन जवानी में आज़िम सफ़र सलूक बने। बगदाद पहुँचकर हज़रत शहाब अल-दीन सहरवर्दी रहमत अल्लाह अलैहि से रूहानी फैज़ हासिल किया। सहरवर्दी से ने खिरका खिलाफत अता फरमाया और अब को मुल्तान पहुँचकर दीन के लिए काम करने की तलकीन फरमाई। मुल्तान में उन दिनों हिंदुओं का गलबा था और प्रहलाद जी खुद तो मुवहिद थे और खुदा भक्त का मरकज बना हुआ था। मुल्तान पहुंचकर अपने तबलीग शुरू कर दी। प्रहलाद मंदिर के मुतवल्लियों के गैर इंसानी रवैयों से नाला लोग जौक दर जौक हजरत की खिदमत में पहुंचकर हल्का इस्लाम में दाखिल होने लगे। अपने शुरू में मदरसा अल इस्लाम कायम किया और बाद में इसे दुनिया की सबसे बड़ी पहली इकामती यूनिवर्सिटी की हैसियत दी। अपने तालीम के साथ तबलीग का सिलसिला शुरू किया। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज दीन सिखाने के लिए किसी ने बिस्तर और किसी ने कलाशनकॉफ उठा ली है। इसके मुकाबले में हज़रत बहाउअल्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया, ये गौर तलब है। इसी ज़माने दरियाए रावी मुल्तान के कदीम कले के साथ बहता था और इसे बंदरगाह की हैसियत हासिल थी। कश्तियों के जरिए सिर्फ सखर भक्कर ही नहीं, मंसूरा, इराक, ईरान, मिस्र, काबिल, दिल्ली और दक्कन तक की तिजारत होती। इस तरह मुल्तान को दुनिया बहुत के बड़े इल्मी, तिजारती और मजहबी मरकज़ की हैसियत हासिल हुई और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हज़रत बहाउअल्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह नाम और पैगाम पहुँचा। अब के पैगाम से लाखों इंसान हल्का बिगविश इस्लाम हुए और अपने लोगों के दिलों में इस तरह घर बना लिया कि 8 सदियाँ गुजरने के बावजूद आज भी लाखों इंसान नंगे पांव और सर के बिल चलकर अब के आस्ताने पर हाजिरी देते हैं और अकीदत के फूल निछावर करते हैं। मेरे सामने मुल्तान के मरूफ आर्टिस्ट सज़मीर हाशमी के चंद फिनबारे मौजूद हैं। उन फिनपारों में क़ला मुल्तान की क़दामत को पिंसल वर्क
کے ذریعے عیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، قلعہ کی فصیل دکھائی گئی ہے، پر رالاد مندر کا نقشہ انہدام سے پہلے کی شکل میں موجود ہے اور شاہ رکن عالم کا دربار پر انوار بھی جلوہ افروز ہے۔ قلعہ ملتان کتنا قدیم ہے؟ اس بارے کہا جاتا ہے کہ یہ 5000 سال پرانا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی قدیم ہو۔ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ملتان اور قلعہ ملتان کا وجود قبل از تاریخ دیو مالائی دور سے بھی پہلے کا ہے۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ حملہ آوروں نے ہمیشہ اس قلعے کو نشانہ بنایا اور اسے فتح کرنے کے بعد خوب لوٹ مار ہوتی رہی، مگر اسے بحال کرنے کی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ 1200 قبل مسیح دیرا نے اسے تباہ کیا۔ 325 قبل مسیح سکندر اعظم نے اس پر چڑھائی کی، پھر عرب، افغان، سکھ اور انگریز حملہ آوروں قدیم قلعہ ملتان کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اب فرزندان ملتان اور سرائیکی وسیب کے تمام باسیوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی سابقہ کوتاہیوں پر غور کریں اور اپنے وسیب کے ساتھ ہونے والی 5000 سالہ زیادتیوں کی تلافی کریں اور اپنی عظمت رفتہ کو پہنچائیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ملتان ایک شہر ہی نہیں، ایک تہذیب اور ایک سلطنت کا نام بھی ہے۔ 372 ہجری کتاب حدود العالم بن المشرق الی المغرب میں ملتان کی حدود بارے لکھا ہے کہ قنوج کے راجہ اور امیر ملتان کی سرحدیں جالندھر پر ختم ہوتی تھیں۔ سیر المتخرین میں اقلیم ملتان کی حدود اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ ملتان اول دوم و سوم اقلیم سے زیادہ فراخ ہے، کیونکہ ٹھٹھا اس صوبہ پر زیادہ ہوا ہے اور کسی نے کلاشنکوف اٹھا لی ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ یہ غور طلب ہے۔ اسی زمانے دریائے راوی ملتان کے قدیم قلعے کے ساتھ بہتا تھا اور اسے بندرگاہ کی حیثیت حاصل تھی۔ کشتیوں کے ذریعے صرف سکھر بھکر ہی نہیں، منصورہ، عراق، ایران، مصر، کابل، دلی اور دکن تک کی تجارت ہوتی۔ اس طرح ملتان کو دنیا بہت کے بڑے علمی، تجارتی اور مذہبی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔